हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रेडिएशन फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। और ये बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड पार्ट में हम रेडियो एक्टिविटी डीके के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। Let's see about discovery of radioactivity. So radioactivity is a nuclear phenomena discovered by Henry Becquerel in 1896. तो radioactivity is a nuclear phenomena जो कि न्यूक्लियस के कारण होता है, and it was discovered by Henry Becquerel in 1896. तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1896 में। किसके द्वारा हुई थी? हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसको डिस्कवर किया था हेनरी बेक्वेरेल ने इन 1896। ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम सॉल्ट्स इमिट इनविजिबल रेडिएशंस। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो यूरेनियम सॉल्ट्स के साथ किया था, और उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो यूरेनियम सॉल्ट्स है वो इनविजिबल रेडिएशंस क्या करती है? इमिट करती है। ठीक है, अब इनका एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा फर्दर पढ़ते हैं कि उन्होंने किया क्या था। तो बेक्वेरेल प्लेस्ड यूरेनियम सॉल्ट्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। सो बेक्वेरेल टुक अ फोटोग्राफिक प्लेट एंड ही प्लेस्ड यूरेनियम सॉल्ट्स ऑन दैट फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, एंड दैट द प्लेट वॉज रैप्ड इन ब्लैक पेपर टू ब्लॉक सनलाइट। और उस प्लेट को उन्होंने ब्लैक पेपर में क्या कर दिया था? रैप कर दिया था, ताकि सनलाइट का इंट्रैक्शन ना हो पाए। किसके साथ? यूरेनियम सॉल्ट्स के साथ। तो दैट्स वाई द फोटोग्राफिक प्लेट वॉज रैप्ड ऑन अ ब्लैक पेपर। आफ्टर सम टाइम देन द प्लेट वॉज डेवलप्ड, इट बिकम डार्कन्ड। तो कुछ टाइम के बाद बेक्वेरेल ने देखा कि जो प्लेट है वो क्या हो गई है? फोटोग्राफिक प्लेट है जिसमें उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट्स रखे थे, वो प्लेट क्या हो गई है? डार्कन्ड हो गई है, जिसके कारण बेक्वेरेल को पता चला कि यूरेनियम ने क्या इमिट की? इनविजिबल रेडिएशन इमिट की। ठीक है, जो कि पेपर के थ्रू पास हो पा रही है। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट जिससे रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई। मतलब यूरेनियम ने एक रेडियो एक्टिविटी हमें शो की, जिसके कारण क्या हुई? उसने इनविजिबल रेडिएशंस को क्या किया? इमिट किया। ठीक है, तो ये डिस्कवरी के बारे में था रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसको हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में डिस्कवर किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट यूरेनियम सॉल्ट्स में किया था, उसको फोटोग्राफिक प्लेट में रखा था और ब्लैक पेपर में रैप कर दिया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो क्या हो गई है? डार्कन्ड हो गई है। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यूरेनियम से क्या निकली? इनविजिबल रेडिएशंस निकली, जो कि पेपर से पास हो रही है, जिसके कारण जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो क्या हो गई है? ब्लैक हो गई है। ठीक है, कंक्लूजन। यूरेनियम और उसके कंपाउंड्स इमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। जो यूरेनियम और उसके कंपाउंड्स है वो क्या इमिट करते हैं? स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस इमिट करते हैं। दीज रेडिएशन कैन पेनिट्रेट मैटर एंड अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है, तो ये जो है रेडिएशंस जो है, इनविजिबल रेडिएशंस है, ये मैटर के थ्रू पास हो पा रही है और फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आगे जब पता लगाया तो इन रेडिएशन को आइडेंटिफाई किया एज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेस। ठीक है, दीज आर द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है, एंड गामा रेस इज अ रे, एंड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। तो ये जो इनविजिबल रेडिएशंस थी उनको आइडेंटिफाई किया गया एज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेस। Now definition of radioactivity. What is the definition of radioactivity? So radioactivity is the process by which unstable atomic nucleus disintegrates spontaneously and emits radiations alpha, beta, gamma to become stable. तो रेडियोएक्टिविटी वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, और अब खुद को स्टेबल करने के लिए वो इमिट करता है अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, और वो क्या इमिट करता है? अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस इमिट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अक्कर्स इन अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जो रेडियोएक्टिविटी का फिनोमिना है वो आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई में होगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके, जब आपका रेडियो एक्टिव डिके होगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, आपकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, जो ओरिजिनल एटम आपका होगा उसको आप पेरेंट न्यूक्लियस कहोगे, और जो रिजल्टिंग एटम होगा उसको आप क्या कहोगे? डॉटर न्यूक्लियस कहोगे। इसका मैं फर्दर पार्ट 2 में टॉपिक पढ़ाऊँगी,
कौन सा पेरेंट न्यूक्लियस होगा, कौन सा डॉटर न्यूक्लियस होगा, कैसे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, कैसे केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। पहली है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड दूसरी है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। व्हाट इज़ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी? सो लेट्स स्टडी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अक्कर्स स्पॉन्टेनियसली इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस, ठीक है। जो नेचुरल वाली रेडियो एक्टिविटी है वो आपके नेचर में खुद ही अपने आप ही होती रहती है, ह्यूमन का उसमें उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो जो आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो बेसिकली आपके हैवी एलिमेंट्स में होती है। किस में होती है? हैवी एलिमेंट्स में होती है। उन एलिमेंट्स में होती है जिनका ग्रेटर नंबर 82 सॉरी जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है। जिन भी एलिमेंट्स का नंबर 82 से ज़्यादा होगा उनमें आपको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। दीज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, ठीक है। न्यूक्लियाई क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? रेडियम, यूरेनियम एंड पोटेशियम। रेडियम का एटॉमिक नंबर 226, यूरेनियम का 238 एंड पोटेशियम का 40 एंड दीज एलिमेंट्स शो योर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एंड दीज एलिमेंट्स इमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस नेचुरली। यह आपकी अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को नेचुरली इमिट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? क्या बताया मैंने? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया कि ये स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी है जो कि नेचर में स्पॉन्टेनियसली हो रही है, ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें नहीं हो रहा है। दूसरा, ये हैवी एलिमेंट्स में होती है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है। इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो अनस्टेबल होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? रेडियम 226, यूरेनियम 238 एंड पोटेशियम 40, ठीक है। और ये एलिमेंट्स इमिट करते हैं आपके अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब ऑब्वियसली नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे हो रही थी? नेचर में हो रही थी। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ह्यूमंस क्रिएट करते हैं इन लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स करके। ह्यूमंस आपकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं। डिस्कवरी जो हुई थी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वो हुई थी आपकी 1934 में। और किसने डिस्कवर किया था? एरिने जूलियट को क्यूरी और फेरेड्रिक जूलियट क्यूरी ने डिस्कवर किया था आपकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को। एक्सपेरिमेंट क्या था? दे बॉम्बार्डेड लाइट एलिमेंट्स, ठीक है। इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वी वर यूजिंग हैवी एलिमेंट्स, ठीक है। बट इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वी आर यूजिंग लाइट एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, विद अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। दिस प्रोड्यूस अनस्टेबल न्यूक्लियाई विच देन इमिटेड रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा है? बेसिकली अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आपकी इमिट कर रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये क्या बोलते हैं, इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है आपके लाइट एलिमेंट्स का, जैसे कि बोरोन और एल्यूमिनियम, बाई अल्फ़ा पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल से जब क्या बोलते हैं लाइट एलिमेंट्स जैसे कि बोरोन और एल्यूमिनियम आपके इंटरेक्ट करते हैं तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है और उसी न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। उसी न्यूक्लियाई का क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स और गामा रेस इमिट करते हैं, ठीक है। दे फॉलो द सेम लॉज ऑफ डिके एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। सेम मतलब जो डिके हो रहा है वो सेम हो रहा है जैसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हो रहा है, बट ये आपका लाइटर एलिमेंट्स में होता है और अल्फा पार्टिकल्स के साथ उनकी बॉम्बार्ड हम करते हैं जिसके कारण जो न्यूक्लिया है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी है आपका एल्यूमिनियम बोम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव फोस्फोरस। अगर आप एल्यूमिनियम लोगे और उसको बोम्बार्ड करवाओगे अल्फा पार्टिकल से तो आपको क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिव फोस्फोरस मिलेगा। तो मतलब साफ और सीधी बात कि इसमें वी आर यूजिंग लाइट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स टू इमिट रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है। So this was all about artificial and natural radioactivity. I hope I am clear. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम न्यूक्लियर फोर्सेस और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनसाइड द न्यूक्लियस दो फोर्सेस होती हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो कि आपकी प्रोटॉन्स के बीच में होती है। तो अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स होंगे प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है।
तो जो आपके प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स के बीच में आपकी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगी। सिंस प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स में आपस में पॉजिटिव चार्ज है, तो दे विल रिपेल फ्रॉम ईच अदर, दैट्स वाई दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। दूसरी फोर्स जो होती है वो होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, so this is the nucleus, these are the protons and these are the neutrons। और आपस में इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इज बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स इज बिटवीन द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड दे कीप द न्यूक्लियस स्टेबल। न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स कीप्स द न्यूक्लियस स्टेबल। ठीक है, distance of nuclear force acts within a very small distance, that is 10 raised to power minus 14 meter. This is the distance of the nuclear force. Okay, next is neutron proton ratio, n by z ratio। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और n by z रेशियो। अगर न्यूक्लियस को स्टेबल करना है तो जो रेशियो होना चाहिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो बैलेंस होना चाहिए। फॉर लाइट एलिमेंट्स जो n by z रेशियो है, दैट इज़ न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का रेशियो, वो बराबर होना चाहिए 1 के। एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में जो n by z रेशियो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, वहीं जो हैवी एलिमेंट्स है उनमें जो रेशियो पाया जाएगा n by z का, दैट इज़ 1.5। जैसे कि यूरेनियम और रेडियम हैवी एलिमेंट्स है, तो जब आप इनका n by z रेशियो निकालोगे, दैट इज़ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, तो ये आएगा 1.5। ठीक है, इफ़ रेशियो बिकम्स टू लार्ज और टू स्मॉल, द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल एंड अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके। वहीं अगर यही रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा और रेडियो एक्टिव डिके का फिनोमिना वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस का स्टेबल होना ज़रूरी है। स्टेबिलिटी रूल, इवन ऑड रूल। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई रहता है तो आपके पास उसके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। वहीं जो न्यूक्लियाई आपका लेस स्टेबल होता है उसमें आपके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। अगला क्या है आपका? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। इसमें दिख नहीं रहा ढंग से, सॉरी फॉर दैट, छोटा छोटा दिख रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, तो आप इसको बस सुन लो, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ था, वो गिवन किया था आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सॉडी ने दिया था। ये लॉ आपका किसने दिया था? रदरफोर्ड और सॉडी ने दिया था। ठीक है, इनके नाम है ये साइंटिस्ट के जिन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक, अब इसकी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम्स। ठीक है, इस लॉ में इन्होंने कहा था कि जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं किसी भी यूनिट टाइम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में जितने रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट थे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? जो कि नंबर ऑफ एटम्स आपके डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं किसी भी यूनिट टाइम में। मतलब साफ और सीधी बात, जो आपका dn बाई dt होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। मतलब dn मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, dt मीन्स पर यूनिट टाइम, जितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो डिसइंटीग्रेट हो रहे पर यूनिट टाइम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ एटम्स जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स जो क्या हो रहे हैं आपके, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं आपके जो रेडियो एक्टिव एटम्स है उनके। इतना समझ लो बस, dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, अब क्या होगा?
क्या बताया मैंने आपको? dn by dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक, उसके बाद क्या होता है, माइनस dn बाई dt इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के लैम्डा n लग जाता है। क्या लग जाता है? लैम्डा n लग जाता है, जहाँ पे लैम्डा आपका क्या हो जाता है, डिके कांस्टेंट हो जाता है। लैम्डा को हम क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट हो जाता है। और व्हाट इज़ डिके कांस्टेंट? तो डिके कांस्टेंट होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग एटम्स दैट डिकेस पर यूनिट टाइम एंड, ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग एटम्स, जो आपके बचे कुछ एटम्स है जो पर यूनिट टाइम में आपके डिके हो रहे हैं, ठीक है, उसी के फ्रैक्शन को हम डिके कांस्टेंट कहते हैं और इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, S-1 होती है इसकी यूनिट, ठीक है। और ये जो हमने माइनस साइन यहाँ पे लगा रखा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज़ इंडिकेटिंग कि जो आपका n है, जो आपके रेडियो एक्टिव एटम्स है, वो टाइम के साथ क्या होते रहते हैं, डिक्रीज़ होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? टाइम के साथ डिक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। बस इतना समझ लो, डी एन बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू लैम्डा, एंड वी लैम्डा रेफर्स टू द डिके कॉन्स्टेंट एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। Next topic is half-life. What is the definition of half-life? Half-life is the time required for half of the radioactive atoms in a sample to decay. ठीक है, हाफ लाइफ क्या है कि हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स आपके कितने टाइम में क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ, ठीक है। कितना टाइम चाहिए हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स को डिके होने में, उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। क्या फॉर्मूला होता है? टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा बताया था आपका डिके कांस्टेंट है। दिस इज़ योर टी हाफ, दैट इज़ हाफ लाइफ कितनी होती है, 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। हाफ लाइफ इज़ कांस्टेंट फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ एक कांस्टेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए दिया जाता है। ये टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल स्टेट में डिपेंड नहीं करता है। इसका हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोलॉजी में। सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। हाफ लाइफ कितनी होती है? 0.693 अपॉन लैम्डा। एंड व्हाट इज़ हाफ लाइफ? कि हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स को डिके होने के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द हाफ लाइफ, ठीक है। So this was all about part 1 of radioactivity, and in second part we will study about radioactive decay, which is very important for your examination. This was information about radioactivity discovery, ठीक है, हाफ लाइफ एंड जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपको दे दी। सो आप इनसे नोट्स बना लेना एक बार प्रॉपर। थैंक यू सो मच गाइस, एंड कोई भी डाउट होगा कमेंट। थैंक यू।